मुझे माफ कर दो बहू, खाना खा लीजिए माँ जी। वसुधा ने अपनी सास को हौल से जगाया। उठिए ना माँ जी, नींद से जागिए। समय पर खाना नहीं खाएंगी तो दवा भी अपना असर कैसे दिखाएगी। कुछ जवाब न पाकर वसुधा ने पुनः अपनी बात दोहराई। नींद से सोई नहीं हूँ बहू, बस आंखें मूंदे लेटी हूँ। अब तो चैन की नींद आती कहाँ है। पुरानी बातें चैन कर देती है मुझे। अब भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं। वसुधा की सासू माँ के बोल उनके हलक में ही अटक कर रह गए। उनका गला रूंध गया था। मैं क्या माँ जी, आपका प्यार ही तो हमारे बीच मजबूत करी है। वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना माँ जी। और सास का कहते हुए वसुधा की सासू माँ की आंखें भीग गई। वसुधा की शादी रमन प्रसाद के बड़े बेटे विशाल के साथ हुई थी। विशाल से छोटी एक बहन और एक भाई थे। विशाल की माँ क्रांति देवी बहुत नेक दिल की महिला थी। कुल मिलाकर उनका परिवार बहुत खुशहाल था। इधर वसुधा भी अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी। 2 भाइयों और इकलौती बहन। वसुधा के सिर से बहुत पहले ही माँ का साया उठ चुका था। दादा और पापा ने मिलकर उनके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं की। वसुधा की दादी को हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताती रहती थी। वसुधा के रिश्ते में लगने वाली बुआ ही उसके घर विशाल का रिश्ता लेकर आई थी। लड़के और उसके माता पिता के सुंदर स्वभाव के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ही वसुधा की दादी ने इस शादी के लिए हामी भरी थी। वैसे विशाल और वसुधा की शादी तय हो गई थी, पर विशाल परिवार वालों का कहना था कि विशाल की बहन प्रज्ञा की शादी जब तय हो जाएगी तब वे लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही वसुधा को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। इस चक्कर में पूरे 1 साल बीत गया। काफी प्रयास के बाद भी जब प्रज्ञा की शादी नहीं तय हो पाई तो वसुधा और विशाल की शादी संपन्न करा दी गई। उस बिन माँ की बच्ची की विदाई पर दादी बहुत फूट फूट कर रोई थी। हमारे वसु को आप लोग अपनी ही बच्ची समझिएगा। उससे कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझा देना। बड़ी मन टूटी बच्ची है हमारी वसु, उसे किसी बात की तकलीफ मत होने देना। आप लोग अपने जिगर का टुकड़ा ही हम सौंप रहे हैं आपको, उसका पूरा ध्यान रखना दामाद जी। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई दबाकर वसुधा की दादी इतना कह पाई थी। ससुराल में गाने बजाने के साथ वसुधा का भव्य स्वागत हुआ। विशाल जैसा पति और स्नेहहीन सास ससुर पाकर वह बेहद खुश थी। देवर में उसे अपने छोटे भाई की झलक दिखती थी। वे उसकी सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे, पर इकलौती ननद प्रज्ञा थोड़ी गर्म स्वभाव की थी। सासू माँ क्रांति देवी उस बिन माँ की बच्ची वसुधा पर अपना भरपूर प्यार लुटाती थी। इसी के सहारे वसुधा ससुराल में खुद का संतुलन बिठा पाने की कोशिश में जुटी रहती थी। विशाल की नौकरी दूसरे शहर में थी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद वे अपने काम पर लौट गए थे। कुल मिलाकर आराम से वसुधा की जिंदगी कट रही थी। कुछ ही दिनों बाद वसुधा के पांव भारी होने की खबर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब सासू माँ पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी, पर उसकी ननद प्रज्ञा को उसकी माँ का वसुधा संग लाड़ लड़ाना बिल्कुल नहीं भाता था। वो अक्सर कहा भी करती थी कि भाभी की मृत माँ की आत्मा मेरी माँ के अंदर समा गई है, इस कारण मैं बिन माँ के हो गई। माँ तो बस अपनी बहू की ही आरदारी में लगी रहती है। प्रज्ञा बीए करने के बाद 2 साल से घर में ही बैठी थी। रमन बाबू को पूरा भरोसा था कि पैसे के जोर पर वे अपनी बेटिया के लिए अच्छा घर वर ढूंढ ही लेंगे, पर 2 साल की मशक्कत के बावजूद भी उनकी बेटिया की डोली उठ नहीं पाई थी। माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण प्रज्ञा थोड़ी
नचकरी स्वभाव की हो गई थी। इकलौती बेटी और बहन होने के कारण बचपन से मुंह खोलते ही उसकी हर मांग पूरी हो जाती थी। इस वजह से उसकी भाभी वसुधा उसकी आंखों में खटकने लगी थी। आए दिन बेवजह की बातों में वह घर में अशांति का माहौल पैदा कर देती थी। खुद रूठ कर अन्न जल त्याग कर बैठ जाती। कभी कभी मनोबल में इतनी देर हो जाती कि गर्भवती वसुधा भूख से बेहाल हो जाती थी। ऐसे में क्रांति देवी चुपके से एकाध रोटी में थोड़ी सब्जी लपेटकर वसुधा के हाथों में पकड़ा जाती। अपनी माँ को तो बेचारी वसुधा ने बचपन से ही नहीं देखा था, पर सासू माँ का आंतरिक प्रेम देखकर वह गदगद हो जाती थी। हमेशा की कलह और समय पर खाना न खाने की वजह से वसुधा बहुत कमजोर हो गई थी। उसके कमर में अक्सर दर्द रहने लगा था। क्रांति देवी अक्सर अपनी बेटी से छुपकर उसकी कमर में तेल मालिश भी कर दिया करती थी। ऐसे में वसुधा अपनी ननद की बेरुखी को भुलाकर सासू माँ के मर्तब में गोते लगाने लगती थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय पश्चात वसुधा एक परी सी बेटिया की माँ बन गई थी। नन्ही परी को पाकर पूरा परिवार हर्षित था। कभी कभी मनोबल में इतनी देर हो जाती कि गर्भवती वसुधा भूख से बेहाल हो जाती थी। उस नन्ही परी को पाकर पूरा परिवार हर्षित था। परिवार वालों के साथ साथ प्रज्ञा अपनी भतीजी को तो प्यार करने लगी थी, पर भाभी से उसके मन में करवाहट कम ही नहीं हो पाई थी। सिर्फ अपने भैया के सामने वो अपनी भाभी से ढंग से बात कर लेती, पर उनके जाने के बाद यथावत अपनी भाभी का जीना मुश्किल करती थी। वसुधा ने कई बार अपने पति को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, पर हर बार सासू माँ का प्यार उसके आड़े आ जाता था। उस बार विशाल जब होली की छुट्टियों में घर आया था तो वसुधा को अपने संग ले जाने की इच्छा परिवार वालों के सामने जताई। सबने मौन रहकर इस बात की स्वीकृति भी दे दी। सुनकर उसकी खुशी को ठिकाना न था। वह खुशी खुशी पति के संग जाने की तैयारी कर रही थी। वसुधा और अपनी पोती के चले जाने के नाम से क्रांति देवी बेहद उदास थी। फिर भी वसुधा ने सोच लिया था कि अब वह इस जंजाल से बाहर निकल कर ही रहेगी। उसे अपनी ननद के बुरे बर्ताव से भी मुक्ति मिल जाएगी और सासू माँ को भी प्रज्ञा के ताने उल्हाने झेलने नहीं पड़ेंगे। उस दिन अपने पति के संग जाने के लिए वसुधा सुबह से बेहद उत्साहित थी। तभी क्रांति देवी वसुधा और विशाल को पास बुलाकर कहने लगी, अब तुम लोगों को संग जाने से तो मैं नहीं रोक सकती, पर छोटी गुड़िया के चले जाने से हमारा अंगना सूना हो जाएगा। हाँ भैया, आप भाभी को अपने संग लेकर जाइए, पर मेरी अंकु वसुधा की बेटी को यहीं छोड़ कर जाइए। वैसे भी पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हूँ। ऐसे में अंकु के बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। प्रज्ञा ने भी विशाल के समक्ष अपने मन की बात रखी। परिणाम स्वरूप वसुधा का पति के साथ जाने का सपना आखिरकार थरा का थरा रह गया। माँ बहन की बातें सुनकर विशाल ने भी वसुधा को बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर हम साथ रहेंगे का वादा कर वापस काम पर लौट गया। वसुधा फिर से अकेली ही रह गई। उसके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सास ससुर और देवर का भरपूर स्नेह और सहयोग उसे तो मिलता था, पर ननद की मन मानिया दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। किसी के मना करने पर वह उसी व्यक्ति से उलझ जाती। आस पड़ोस वाले कहीं सुन न ले, इस कारण सब अपना मुंह सिल कर बैठ जाते थे। तुम्हारी बहू की खुराक तो सुरक्षा के मुंह के तरफ बढ़ती ही जा रही है। खूब करो उसे लाड़ प्यार, बस सारा दिन बैठकर खाती ही रहती है। अरे इतना दूध तो इनके मायके में भी नहीं मिला होगा। कितने आराम से भरा गिलास दूध पी जाती है। देखना बुढ़ापे में तुम्हारा क्या हाल करेगी। कितने आराम से भरा गिलास दूध पी जाती है। देखना बुढ़ापा में तुम्हारा क्या हाल करेगी। अभी से इतनी छूट दे रखी है तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। उस दिन प्रज्ञा की बातें वसुधा के कान में पीछे शीशे की तरह उतरने लगी। उसने प्रज्ञा को जवाब देना चाहा, पर सासू माँ ने उसे इशारे से उसे मना कर दिया और खुद कहने लगी,
अरे बच्चा पैदा करने के बाद औरत को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और उसे भूख भी ज़्यादा लगती है। ऐसे में बेचारी खाएगी पिएगी नहीं तो बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी। तब इस बात को लेकर प्रज्ञा ने वसुधा को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। हम माँ बेटी को लड़ा कर पड़ गई ना, आपको कलेजे में ठंडक। मुझे तो लगता था कि भाभी के आने से घर में रौनक बढ़ जाएगी, पर इन्होंने तो मेरे माँ बाप भाई सब कुछ छीन लिए। न जाने कितनी देर तक प्रज्ञा बरबराती रही। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वसुधा को न भरपेट भोजन करना अच्छा लगता और न ही दूध पीने की इच्छा रह गई थी। फिर भी सासू माँ उसे बच्ची का हवाला देते हुए भरपूर खाना पीना खिला ही देती थी। आखिरकार वसुधा की शादी की चौथी सालगिरह ने उसे रिहाई का तोहफा दिला ही दिया। प्रज्ञा शादी तय हो जाने से वह बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों बाद वह ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। इसके बाद वसुधा के इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई और वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अपनी शादी के बाद प्रज्ञा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। आज 3 साल के बाद वसुधा की सासू माँ क्रांति देवी किडनी की लंबी बीमारी से बेहद बीमार और कमजोर हो चली थी। ऐसे समय में वसुधा और विशाल उनका बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, पर क्रांति देवी के मन में रह रहकर एक हुक सी उठती थी कि वसुधा की गुनाहगार है। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वसुधा उन्हें हर बार अपनी बातों में उलझाकर चुप करा दिया करती थी। उस दिन भी वसुधा उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी। मुझे माफ कर दो बहू, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। आखिरकार मुझे मेरे कर्मों का फल ही तो मिला है, जो साल भर से बिस्तर पर पड़ी हूँ। आप बेकार ही खुद को दोषी मान रही हैं। आपका मेरा प्यार का मजबूत बंधन तो जाहिर है। वैसे भी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए माँ जी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आज मुझे मत रोक बहू, कर लेने दो मुझे पाप का प्रायश्चित। शायद तेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरी गलती का आभास हो ही नहीं पाता। अपनी खुशी के कारण हमने तुम पति पत्नी को भी कई वर्षों तक दूर दूर रखा। खुद की बेटी से छुपकर तेरी मदद की, पर उसे चुप कराने की कभी हिम्मत नहीं की। माफ कर दे मुझे बेटा, वसुधा ने हौले से कहा। माँ अब आपके आराम करने का समय हो गया है, खुद पर ज्यादा जोर मत डालिए। क्रांति देवी की आंखें नम थी। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी बहू ने उनकी वर्षों पुरानी गलती को माफ कर दिया था। अपनी बेटी के कोप से वसुधा को बचाने में तो वो असफल रही थी, पर बहू के लिए उनका प्यार कभी कम न पड़ा था। क्रांति देवी ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर कभी न उठी। शायद सच में उनके आराम करने का वक्त हो गया था।